Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about lesson 6, the three orders. Our next topic is technology for the agriculture. तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जो थ्री एस्टेट बनाए गए थे, जिसमें पीसेंट्स का है, जो नोबल्टी का है, प्रिस्ट का है, उसमें से जो थ्री थर्ड स्टेज थी, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में अलग अलग बता दिया। अब जो थर्ड स्टेज थी उसमें एग्रीकल्चर क्या है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा था। एग्रीकल्चर में न्यू वेपन्स का प्रयोग, न्यू मतलब जो टेक्निक्स के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा था, तो उन सब से क्या है, कल्टीवेशन के अंदर काफ़ी सुधार हुआ। तो इन सब चीज़ों से क्या है, जो यूरोप के अंदर है वो थ्री ऑर्डर्स के जो पहले का मैटर था वो चेंज होता जा रहा था। तो क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आए और उनका क्या इफेक्ट पड़ा पूरे यूरोप के ऊपर। मेनली यहाँ फ्रांस और इंग्लैंड की बात हो रही है, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी के ऊपर। तो फर्स्ट है, क्या क्या चेंजेज है। कल्टीवेटर स्टार्टेड टू यूज हैवी आयरन टिप्ड प्लॉग्स एंड मोल्ड बॉर्डर्स। तो सबसे पहले क्या है, उन्होंने लकड़ी के स्थान पर किसके, आयरन्स के भारी नोक वाले और सांची नोक वाले, हो सकता है अभी विलेजेस वगैरह में काफ़ी मिल जाए इस तरह के इंडिया के अंदर। तो इस तरह के हल है, इनका प्रयोग किया जाने लगा, जिससे क्या है, मिट्टी को जल्दी से पलटा जा सकता था। पहले जो लकड़ी के हल होते थे उनसे क्या है, प्लॉगिंग करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो इट मेड पॉसिबल फॉर दिज प्लॉगिंग ऑफ डिग मच डिपर एंड द मोल्ड बोर्ड्स ऑफ द टर्न और द टॉप सोइल रोड। तो इससे क्या है, एक तो ज़मीन को क्या है, लोहे के हल से नीचे तक क्या है, आराम से डीप तक उसको क्या है, प्लॉग किया जा सकता था। इसके अलावा क्या है, टॉप सोइल जो होती थी उसको प्रॉपरली से चेंज किया जा सकता था। तो इससे क्या है, जो सोइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह बढ़ने लगे, यानी मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जिससे क्या है उसका उपजाऊपन बढ़ने लगा। तो भूमि के अंदर क्या है, कल्टीवेशन की ज़्यादा या फूड ग्रेन करने की क्या है, ज़्यादा उसके अंदर प्रोडक्ट आने लगी, यानी कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होने लगी। तो चेंज कम ऑफ द मेथड ऑफ हार्नेसिंग। तो पशुओं से भी हल जोतने के जो तरीके थे उसमें भी क्या है, सुधार होने लगा, यानी पहले की अपेक्षा। द शोल्डर हार्नेस कम इनटू द इंस्टेंट्स ऑफ द नेक हार्नेस। पहले क्या रखते थे, उनकी पीठ के ऊपर रखते थे जुआ, या अब क्या है, उनके गले के ऊपर, कंधे के ऊपर के स्थान के ऊपर क्या है, बांधा जाने लगा था, जिससे क्या है, पशु ज़्यादा काम कर सकते थे। जैसे आप बैलों वगैरह के ऊपर विलेजेस के अंदर देखते हैं, आज भी कई जगह यूज़ किया जाता था वहाँ पर। तो पीठ की अपेक्षा वहाँ पर यूज़ करने से वो ज़्यादा क्या है, अपनी पावर्स का यूज़ करने लगे थे। हॉर्स वर्स शेड विद आयरन हॉर्स शूज़। जो घोड़े होते थे उनके पाँव खराब हो जाते थे, तो वो अपने पाँव का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते थे। तो उनके जो खुर वगैरह होते थे उनके नीचे भी क्या है, लोहे की नाल वगैरह लगाई जाने लगी, जिससे वो उनका यूज़ ज़्यादा लिया जा सके। यानी उनके जो हॉर्सेज के जो शेड्स हैं वो क्या है, वो मतलब डिके ना हो, उनके फूड्स वगैरह है ख़राब ना हो। यूज़ ऑफ वाइंड एंड वाटर एनर्जी, ये पहले बताया है। वहाँ पर वाइंड मिल है, वाटर मिल्स है, ये लगाई जाने लगी, जिससे क्या है, एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन की जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको मतलब सॉल्यूशन किया जाने लगा। फॉर माइनिंग मिलिंग कॉर्न्स एंड प्रेसिंग ग्रेप्स विद द वाटर पावर्ड एंड वाइंड पावर मिल्स विद द सेट ऑफ द यूरोप। तो इससे क्या है, आटे को पीसने का काम क्या है, इन माइंस के द्वारा, मिल्स के द्वारा किया जाने लगा। जो वाइंड्स मिल्स लगी रही थी इनके द्वारा क्या है, अंगूर को निचोड़ने, यानी जिससे क्या है ज़्यादातर शराब वगैरह से बनाई जाती थी, तो उनके अंदर क्या है, इनका यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट है, ए टू फील्ड सिस्टम ऑफ लैंड यूज वाज चेंज इनटू द थ्री फील्ड सिस्टम। तो पहले क्या होता था, इसमें भी चेंज आए, दो खेती वाली जो व्यवस्था थी अब तीन में चेंज हो चुकी थी। यानी इस व्यवस्था में 3 वर्षों में से 2 वर्ष तक खेती का उपयोग कर सकता था। तो पहले क्या होता था, पहले 1 ईयर छोड़ करके 2 ईयर था। तो अब क्या है, 3 वर्षों में 2 ईयर्स के आसपास उसके ऊपर अच्छी खेती की जाती थी, फिर उसको भूमि को सुधारने के लिए 1 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता, फिर इसमें की जाती थी। और उसमें भी क्या है, एक जो आपकी क्रॉप होती थी वो क्या है, विंटर के अंदर होती थी, और दूसरी क्या होती थी, ऑटोमन, या आप समर भी कह सकते हो, जिसके अंदर वसंत मौसम के अंदर क्या है होती थी। या इंडिया के अंदर खरीफ और रबी की जिस तरह बोला जाता था, वैसे फसलें क्या है की जाने लगी। तो इस तरह से खेतों को भी क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जो फर्स्ट पार्ट होता था उसके अंदर अच्छी फसलें बोई जाती थी, जैसे गेहूं है, इस तरह की। जो सेकंड पार्ट होता था उसके अंदर मटर, सेम, मसूर, ये फसलें यानी दालें वगैरह बोई जाती थी, जिनको मतलब इनके अंदर पानी वगैरह की
मतलब कम होती थी, ज्वार है, बाजरा है, या इरिगेशन यानी सिंचाई की व्यवस्था कम होती थी। और तीसरी जो होती थी उसको खाली छोड़ दिया जाता था 1-2 साल के लिए, फिर उसको बदल करके बोया जाता था, ताकि जो आपकी भूमि के अंदर जो कमी आ चुकी है वो पूरी की जा सके। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का क्या है यूज़ किया जाने लगा। इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इससे काफ़ी गहरे इफेक्ट पड़े थे। सबसे पहला तो क्या होगा, इससे के अंदर क्या है, किसमें फूड प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट, जो लैंड के अंदर पर इकाई या पर हेक्टेयर आप बोल सकते हो, जो फूड प्रोडक्शन हुआ था वो इंक्रीज हुआ, काफ़ी इमीडिएटली इंक्रीज हुआ, काफ़ी बढ़ोतरी उसके अंदर हुई। यानी पहले की अपेक्षा जो फूड प्रोडक्शन लगभग डबल हो चुका था। पीपल बिगेन टू मेक ग्रेटर यूज ऑफ प्लांट लाइक पीज एंड बीन्स, और लोग क्या है अब मटर और सेम का भी अधिक, मतलब जो ज़्यादा प्रोटीन्स वाले थे उनका यूज़ खाने के लिए भी ज़्यादा यूज़ करने लगे। ज़्यादा वेजिटेबल वाली प्रोटीन्स होने लगी। यूरोप के अंदर क्या एवरेज ऑफ डाइट थी वो यूज़ होने लगी। जो प्रोटीन्स वगैरह की कमी वाले तत्व थे उनको दूर किया जाने लगा, गेहूं का या वीट का यूज़ होने लगा। इट आल्सो प्रोवाइड ए बेटर सोर्स ऑफ फॉडर फॉर दियर एनिमल्स, और पशुओं के लिए भी क्या है अब ज़्यादा चारा होने लगा था। पहले क्या है चरागाह दूर दूर तक होते थे, अब लोग क्या अपने फील्ड के अंदर ही क्या है चरागाह साथ में बनाने लगे, और पशुओं के लिए भी क्या है इन फॉडर्स का यूज करने लगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी चेंजेस प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ कल्टीवेशन, और अब क्या खेती करने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर था ये टेक्नोलॉजी चेंज करने का। नाउ इट बिकम पॉसिबल देम इन द प्रोड्यूस मोर फूड देन लेस लैंड, इससे क्या कम ज़मीन के ऊपर भी क्या है वो ज़्यादा खेती कर सकते थे, यानी कम श्रम से भी क्या है वो ज़्यादा भोजन को उगा सकते थे। फलस्वरूप क्या होने लगी, टाइम की सेव होने लगी थी। ठीक है, अब जो पहले क्या है 100 एकड़ के अंदर जितना अनाज उगाता था वो क्या है 20 या 30 एकड़ या 20 या 3 एकर्स के अंदर क्या है अपना क्या है प्रोडक्शन कर सकता था, उसके अंदर भी इतना अनाज पैदा कर सकता था। तो इसलिए क्या टाइम की अब सेविंग थी, इसके अलावा लेबर्स की सेविंग थी, और फूड जो ग्रेनिंग किया जा रहा था वो ज़्यादा किया जा रहा था। तो इस तरह से क्या है काफ़ी इफ़िशियंट्स था। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या है इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा और काफ़ी चेंजेस आए। अब ये चेंजेस आए तो नए नए क्या है राज्यों का या नए नए न्यू एस्टेट्स हैं, नए नए नगर्स आप बोल सकते हो, तो उनका क्या है ये कह सकते हैं कि उदय हुआ। इन मेडल यूरोप चेंजेस आल्सो कम इन द पॉलिटिकल फील्ड एज वेल एज इन द सोशल प्रोसेस। तो इस मध्यकालीन यूरोप में मेडल्स यूरोप के अंदर क्या है काफ़ी सोशल चेंज आए, पॉलिटिकल चेंज आए। 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी के आसपास क्या है ये काफ़ी चेंज आए। जो लुइस 11 था, जो मैक्सिलन ऑस्ट्रेलिया था, हेनरी जो 7 था इंग्लैंड और इसबिलिया के अंदर, उसके टाइम में क्या है ये काफ़ी चेंज आए। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी के अंदर चेंज हुआ। स्पेनिश एंड पुर्तगाल के अंदर भी क्या है यूरोप के अंदर क्या है रूलर वगैरह का ज़्यादा रोल्स होने लगा। तो ये न्यू एस्टेट बनने का रीजन क्या था, सबसे पहले सोशल चेंज। 12th और 13th सेंचुरी के अंदर जो आगे आने वाले चेंज थे वो, लेकिन इनका इफेक्ट कब से स्टार्ट हो चुका था 12th और 13, क्योंकि 14 के स्टार्टिंग के अंदर तो क्या है इनके अंदर काफ़ी चेंज आ चुके थे। तो 12th और 13th सेंचुरी के अंदर क्या है सोशल चेंज काफ़ी आ चुका था। इससे क्या है इट गिव्स द किंग एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज दियर कंट्रोल ओवर द नोबल्स एंड द जनरल मास। इससे राजा के पास ज़्यादा सुनहरे अवसर होने लगे अपने एरियाज़ को बढ़ाने की, अपने नोबल्टी वगैरह के ऊपर, जो बीच का वर्ग था उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करने का। तो द सिस्टम ऑफ फेडरल लेवीज फॉर द आर्मीज वर डिस्पेंसिंग ऑफ द रूल। तो जो फेडरल सामंतवादी व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें सामंत होते थे, तो उसमें आर्मीज वगैरह को डिस्पेंस किया गया। इंस्टेंट दे इंट्रोड्यूस प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री इक्विपमेंट विद गन्स एंड सेजी आर्टरी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। अब क्या है राजा जो पहले सामंतों को अपनी रक्षा के लिए क्या मिलिट्री रखने वगैरह के लिए पैसे देता था, वो अब क्या करने लगा, जो किंग अपने लिए एक परमानेंट आर्मी जिसके पास गन्स हो, मतलब वेपन्स वगैरह अच्छे हो, और जिसके ऊपर उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो, इस तरह की क्या है वो आर्मीज रखने लगा था। तो थस द किंग्स हैड बिकेम सो पावरफुल। इससे क्या है राजा क्या है लगातार अब दोबारा से पावरफुल होते जा रहे थे। अब इंक्रीज ऑफ टैक्सेस, अब राजा के पास टैक्सेस भी बढ़ रहे थे। क्यों, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी तो टैक्स ज़्यादा होंगे। तो किंग्स गॉट इनफ रेवेन्यू टू इंक्रीज टैक्सेस। टैक्सेस क्या है लगातार बढ़ रहा था अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए। इट हेल्प देम टू सपोर्ट लार्ज आर्मी। इससे क्या है वो बड़ी आर्मी अपनी इकट्ठी कर सकता था, उसका एक्सपेंडिचर जो था, उसका जो खर्चा था वो अपने आप क्या है निकाल सकता था। इसके अलावा फ्रंटियर्स के लिए भी क्या है वो अपनी आर्मी डिफेंड के लिए भी क्या है इस तरह का
लॉयल अथॉरिटी के लिए भी क्या है, अपने सारे खर्चे निकालने के लिए वो टैक्सेस को इंक्रीज कर रहा था। नेक्स्ट है रेजिडेंस ऑफ द आर्किटेक्ट, सामंतों का आश्रय। तो जो न्यू एस्टेट बने थे, नगरों का जो प्रारंभ हुआ था, नगरों का आरंभ मध्य वर्ग के उदय के कारण हुआ, और मध्य वर्ग ने क्या है, जो 11वीं शताब्दी में क्या हो चुका था, अंत हो चुका था नोबल्टी का, क्योंकि राजा ने क्या है, उनसे ज़मीनें भी क्या है, उनके ऊपर जो रेवेन्यू का था वो छीन लिया था। अब वो आर्मी भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसके कारण वो क्या है, सारे के सारे जो थे अपनी प्रॉपर्टी के साथ कहाँ चले गए, शहरों की तरफ चले गए। यानी नए एस्टेट को जो बनाने में, नए सिटीज़ को जो बनाने में उन्हीं का काम था। द क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन वाज बेसिक ऑफ टाइप रेजिस्टेंस इन न्यू एस्टेट। तो इससे क्या है, टैक्स वगैरह के जो बेस चले आ रहे थे वो पहले से ही चेंज होने लगे। यानी 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर जो थे उनमें काफ़ी चेंज हुआ। इंग्लैंड 1497, 1536, 47, 49 एंड 53 के अंदर क्या है, मतलब इसके अंदर सरप्राइज चेंज हुआ। मतलब इस तरह के क्या है, नए सिटीज़ जो है, नए एस्टेट काफ़ी बन करके सामने आए। फ्रांस लुइस 16 के में लॉन्ग स्ट्रगल हुआ अगेंस्ट प्रिंसेस और ड्यूक्स के बीच में, यानी राजा और जो नोबल्टी थी उनके बीच में। तो लेजर नोबल्टी वर जर्नली मेंबर ऑफ लोकल असेंबली एंड दे आर रेजिडेंट्स रॉयल। तो उनके पास जो पावर होती थी रॉयल्टी वगैरह की वो चेंज कर दी गई, लेकिन उनको क्या है, असेंबली के अंदर क्या है, शामिल कर लिया गया, यानी कोई मंत्री पद वगैरह दे दिया गया था और वहाँ वो चले गए थे। तो द रिलीजियस वार ऑफ द फ्रांस 16वीं सेंचुरी के अंदर क्या है, रिलीजियस लिबर्टी के लिए भी, क्योंकि अब भी क्या है, जो पोप था रोमन का, जो हम रोम का जो कह सकते हैं सबसे बड़ा क्रिश्चियन था, उनके बीच में और राजा के बीच में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, जो आगे आपके चैप्टर्स में भी आएगा। तो उन ये सारे के सारे चेंजेस क्या कह सकते हैं कि 14वीं सेंचुरी के स्टार्ट में जो न्यू आपके क्या बने थे, न्यू स्टेट्स बने थे, उनके रीजन थे, इनके कारण क्या है 14वीं सेंचुरी के अंदर क्या है, न्यू स्टेट्स आए। ओके, थैंक यू।